हेलो। तो बेटा, अकाउंट्स फर्स्ट ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है? पहली बात तो ये स्कोरिंग है। इसमें हम जब टारगेट रखते हैं ना, तो 50-60 का टारगेट नहीं रखते, 70, 80, 90 एज पर यूर कैपेबिलिटी। पर मिनिमम टारगेट 70, 70, 70 मिनिमम, एवरेज 80 एंड अपर में तो कोई लिमिट ही नहीं बेटा, 90 प्लस तो होना ही चाहिए। तो बेटा ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपके एग्जामिनेशन में सबसे पहले पेपर जो होता है वो होता है अकाउंट्स का। यदि ये अच्छा जाता है तो हम थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करते हैं और आगे के पेपर भी अच्छे जाते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो आपका ये पेपर बहुत अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए और होगा, बिल्कुल होगा, हम आपके साथ हैं। और बेटा पिछला रिकॉर्ड है, पूरा इतिहास है सालों का। बेटा जितनी आपकी उम्र नहीं है उतने साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप कोई भी रिजल्ट उठा के देखें, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स यदि किसी को आए हैं, बच्चों को इनका हाईएस्ट स्कोर यदि होता है, एग्रीगेट बनने में कोई मदद करता है, रैंक लाने में मदद करता है या एग्जामिशन, तो वो सबसे ज़्यादा होता है अकाउंट में। इसलिए नहीं कि वो मैं पढ़ाता हूं, बल्कि इसलिए कि वो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और करेंगे। आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, इसका डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा और मिलना भी चाहिए। तो बेटा हम इस सब्जेक्ट के बारे में आज स्टार्ट करते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या, और उसके बाद जल्दी ही हम पहला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा अभी मैं स्टार्टिंग में आपके डाउट वगैरह, तो अभी थोड़ा सा मेरा अभी फ्लो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं डाउट वगैरह तो बेटा बहुत सॉल्व करने में आपसे बहुत अच्छा लगता है मुझे, आपसे कनेक्ट रहने में, आपके डाउट सॉल्व करने में। आप मुझे व्हाट्सएप पे डाउट भेजिए, वो भी मैं सॉल्व करूंगा सेम डे, विद इन आवर, विद इन आवर, हाँ, रात को 11 बजे के पहले पहले। तो बेटा आपके डाउट मैं व्हाट्सएप पे बहुत इजीली अच्छे से आपके सॉल्व करूंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि यहाँ पर डाउट वही पूछे जो बहुत ज़रूरी हो, है ना बेटा। अब यहाँ पर आई थिंक सब बच्चे ज्वाइन कर चुके, ओके, ठीक है बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्कोरिंग होने वाला है, जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है, और जो आपको रैंक में और जो आपके बोर्ड ग्रुप में, आपके एग्रीगेट में मदद करने वाला है, वो है अकाउंट्स। और बेटा आपने जो पढ़ा है 11th 12th में यदि पढ़ा है तो, और फिर सीपीटी में, उसकी मुझे मदद तो मिलेगी, पर मैं उसको ज़्यादा बेस नहीं बनाऊंगा और मैं ये मान के चलूंगा कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप मुझसे इसलिए थोड़ा परेशान हो सकते हैं कि सर आप ज़्यादा बेसिक पढ़ाते हैं, ज़्यादा डीप में जाते हैं। बेटा ये टीचर की क्वालिटी मानी जाती है कि टीचर डीप में जा रहा है, ज़्यादा बेसिक क्लियर कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो वो आई होप आप उसको नेगेटिव नहीं लेंगे। इनिशियली हमारी स्पीड तो थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन डे बाय डे वो इंक्रीज होगी। ट्यूनिंग बनाने में मुझे 2-3 दिन 4 दिन का समय तो बेटा आपसे लगेगा। ठीक है बेटा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेटा आपका पहला पेपर जो है अकाउंटिंग, इंटरमीडिएट लेवल पर जो अकाउंटिंग है उसमें पेपर 1 अकाउंटिंग, इसका हम बेटा सिलेबस देखते हैं। बेटा इसमें सबसे पहले आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी। ये आपको पढ़ाएंगे असीम त्रिवेदी सर, जो पूरे इंडिया में सारे मेंबर्स में बहुत फेमस है और आप भी कई उनसे पढ़ ही रहे हैं। बेटा ये आपको पढ़ाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन आता है कंपलसरी, और वो उसका वेटेज 20 से 25% मार्क्स का होता है। तो ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा आपका, हम यदि सेकंड ब्लॉक बनाए तो इसमें 3 चैप्टर है। मैं चैप्टर को बेटा आपको बहुत लाइटली इंट्रोड्यूस करूंगा। बस ये कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में कुछ तो नॉलेज हो। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। बेटा पहला है जो आपका, जिसका एग्जामिनेशन में कवरेज 25 से 30% मार्क का होता है। ये तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है।
क्योंकि इसमें से एग्जाम में 2 चैप्टर तो मिनिमम आते ही हैं। जैसे आपका चैप्टर इन्वेस्टमेंट है, एक व्यक्ति अपने यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करता है शेयर्स में, डिवेंचर में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, उसकी अकाउंटिंग कैसे करे हम यहाँ सीखेंगे। इंश्योरेंस क्लेम, किसी व्यक्ति के यहाँ फायर हो जाए, उसके यहाँ माल जल जाए, गुड्स उसका डैमेज हो जाए, या और भी तरह के लॉसेज होते हैं ड्यू टू फायर, उसका क्लेम बीमा कंपनी से कितना और कैसे मांगा जाए ये सिखाएगा चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम। हायर परचेज, जब हम असेट खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं किस्तों पर, बट आप किस्तों पर खरीदना इंस्टॉलमेंट तो आप समझते हैं, लेकिन हायर परचेज थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर हायर परचेज में अकाउंटिंग कैसे की जाती है। जब कोई असेट्स, मशीन, ट्रक, व्हीकल एक्सेट्रा परचेज किया जाता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, हायर परचेज बेसिस पर, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करता है सेल करने वाला और कैसे करता है खरीदने वाला, वो हम पढ़ेंगे। अगला ब्लॉक है जिसमें 2 चैप्टर है, डिपार्टमेंटल और ब्रांच, जिसमें ब्रांच थोड़ा टेक्निकल है। बेहतर है डिपार्टमेंट पर अच्छी ग्रिप बनाए। ये डिपार्टमेंट चैप्टर आपको न सिर्फ यहाँ बल्कि और भी कई जगह काम आने वाला है। तो आपका चैप्टर डिपार्टमेंटल और ब्रांच, इसका एग्जामिनेशन में वेटेज होता है 15 से 20%, 15 to 20 मार्क का, 15 to 20%। और इसमें फॉरेन ब्रांच के अंदर फॉरेन ब्रांच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, लेकिन हमारा फोकस ज़्यादा डिपार्टमेंट पे हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रांच नहीं पढ़ेंगे, ब्रांच भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारी हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। सब पढ़ लिया, हर चैप्टर पढ़ लिया, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सब पढ़ लिया, लेकिन ग्रिप एक पर भी नहीं, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। पढ़ेंगे सब, लेकिन ग्रिप किस पर होगी जो एग्जामिनेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम वो भी ध्यान रखेंगे कि किस पर हम ज़्यादा क्वेश्चन करें, किस पर ज़्यादा वक्त दें, ताकि हमारा परसेंटेज हाई हो, कम एफर्ट्स में हम ज़्यादा अच्छे मार्क कैसे लाएं। वो स्मार्ट स्टडी है। हार्ड वर्क तो सीए में हर कोई बोलता है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है, कि क्योंकि सीए में इतना वास्ट सिलेबस है कि कितना हार्ड वर्क करोगे बेटा। जैसे एमबीबीएस वाला पढ़ पढ़ कर थक जाता है, वैसे सीए वाला भी पढ़ पढ़ कर थक जाता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है स्मार्ट वर्क। ओके बेटा, फिर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री। ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, इसमें तो मैं आपकी शानदार ग्रिप ले आऊंगा, और ये तो एग्जाम में आता ही है, लगभग कंपल्सरीली मान सकते हैं। आईसीआई की तरफ से कंपल्सरी नहीं, पर मुझे तो लगता है ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। ये चैप्टर आने से आपका अकाउंट्स का बेस स्ट्रांग होता है। आप अगले चैप्टर जो एडवांस में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पढ़ने वाले सबके लिए बहुत काम आता है ये चैप्टर, क्योंकि यह आपको सिखाता है अकाउंटिंग, प्योरली अकाउंटिंग। तो बेटा ये चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये तो आपके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तो हम जबरदस्त ग्रिप लाएंगे। और बेटा इसका जो मेरा एक मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, जो मेरा आपका अपना बनाया हुआ है, आई थिंक वो आपको, मुझे तो ध्यान नहीं इंडिया में कोई भी उस सिस्टम से पढ़ाता है, क्योंकि मैं तो पिछले 25 सालों 28 सालों से ये सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट यदि पढ़ाएंगे सिस्टम से तो अलग बात है, बाकी बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। बेटा फिर कंपनी अकाउंट, ये कंपनी अकाउंट में कुछ चैप्टर आपके शायद 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 12 में पढ़े हो, पर नहीं पढ़े हो तो टेंशन मत करो, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा जीरो से, ये मानकर कि आपने नहीं पढ़े। जिसमें जैसे बेटा एक तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी अपना P&L और बैलेंस शीट कैसे बनाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक कंपनी अपना कैश अकाउंट को कैसे समराइज वे में प्रेजेंट करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये मेरा पहला चैप्टर होने वाला है। तो अब जब चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं तो क्या डिस्कस करें उसको। फिर है बोनस एंड राइट इशू, जब कंपनी अपने शेयर्स अपने शेयर होल्डर को फ्री में इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगी कंपनी। बोनस इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रीपे करती है, रिडीम करती है, उनको उनका अमाउंट रिफंड करती है, शेयर होल्डर को उनकी मनी वापस करती है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है पढ़ेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो ड्रास्टिक चेंज के साथ पढ़ेंगे। शायद आपने जो पढ़ा होगा बहुत बेसिक होगा, उसमें ढेर सारे अमेंडमेंट आ चुके हैं, और वो हम पढ़ेंगे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यदि कंपनी का जो डिवेंचर है, ऋण पत्र है, कंपनी ने जो लोन लिया है थ्रू डिवेंचर फ्रॉम डिवेंचर होल्डर, उसको जब कंपनी रीपे करती है, उसकी मनी रिफंड करती है, तो उसकी अकाउंटिंग कंपनी कैसे करती है वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे चैप्टर्स हैं। तो ये बात सिलेबस की हुई। अब बेटा हम आते हैं
ठीक है बेटा। अब हम अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर ही देते हैं। जब आप और हम तैयार हैं पढ़ने के लिए तो अब क्यों वेट करें, सिलेबस तो हम डिस्कस करते रहेंगे, बाकी सब बातें होती रहेगी। ठीक है बेटा। और मैं अभी मैसेज बेटा ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊंगा बच्चों के। हाँ बेटा, मेरा नंबर मैं दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। तो हाँ, और आप बेटा डाउट जब चाहे तब पूछ सकते हैं। आपको 100% सेम डे डाउट का रिप्लाई मिलेगा। बस मुझे आप व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज दीजिए, मैं आपको इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन दूंगा। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से कनेक्ट रहना। बेटा मेरी तो लाइफ ही आप लोग हैं बेटा। मुझे जितने साल हो गए पढ़ाते हुए, अब वो बोलना बहुत ठीक है, लेकिन आपको लगेगा अरे सर इतने पुराने बुढ़े आदमी से पढ़ रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं है। जी मुझे 30 ईयर्स तो हो गए पढ़ाते पढ़ाते। जिनको मैंने पढ़ाया उनके बच्चे पढ़ने आ गए हैं। लेकिन बेटा उससे क्या होता है, आदमी उम्र से बुढ़ा नहीं होता, विचारों से। बेटा सब चीज़ें बाद में, अब मैं कब से स्टार्ट किया, क्या किया, ये मेरी स्टोरी बेटा बहुत कोई खास नहीं है। बहुत ही मतलब क्या बोले, मैंने टाट पट्टी पे बैठकर पढ़ाई की है। और पढ़ाई क्या की बेटा, बचपन में तो मैंने पतंगे उड़ाई है और अंटियाँ खेली है, और मैंने बहुत मतलब बदमाशी भी की है। झगड़ा, मोहल्ले में दादागिरी, बच्चों को मैंने चेन तक से मारा है। तो मुझे मेरे झगड़े की वजह से तो मुझे रतलाम से उठाकर इंदौर पटक दिया गया कि रतलाम में रहेगा तो बिगड़ जाएगा। इसी हालत थी बेटा मेरी। इंदौर आके थोड़ा मैं सुधरा रहा हूँ। चलिए बेटा वो बातें बाद में करेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। एग्जाम में बेटा ये चैप्टर यदि आ जाए तो आप बहुत लकी होंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद भी कोई बच्चा इसका रिवीजन नहीं मांगता। मैंने पिछले एग्जाम में, आप पूछ सकते हैं सीनियर से, ईच एंड एवरी चैप्टर का रिवीजन लिया, हर चैप्टर का रिवीजन लिया है। और इवन सारी फैकल्टी ने इस चैप्टर का रिवीजन किसी ने नहीं मांगा। पहला चैप्टर जो आदमी जल्दी भूल सकता है, पर किसी ने नहीं मांगा। इतना अच्छा और इजी चैप्टर है। हाँ बेटा एक चीज जरूर है, हम जब भी पढ़ेंगे फॉर्मेट ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे, लॉजिक से चलेंगे। कोई चीज क्या होती है वो जवाब तो मिलेगा, पर क्यों होती है उसका जवाब भी हम ढूंढेंगे और बताएंगे। क्यों का जवाब, लॉजिक जिसको कहते हैं ना बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है। जो बच्चे बहुत थोड़े से डीप में जाने की कोशिश करते हैं, या जिनको क्वेश्चन जिनके दिमाग में बहुत आते हैं, वो जरूर सोचेंगे सर ऐसा क्यों। मैं आपको हर चीज़ का जवाब दे सकता हूँ बेटा। 30 सालों में मैंने इतना अनुभव जो लिया है वो मैंने किताबों से पढ़ के नहीं, आप जैसे स्टूडेंट से सुन सुनकर, सीख कर, उनके जवाब दे देकर मुझे थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और मैं हर चीज़ का लॉजिक दे सकता हूँ, आप बस मुझसे पूछिए, मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। और आपको दिक्कत हो तो मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। ठीक है बेटा। तो चैप्टर हमारा है प्री एंड पोस्ट। अब ये चैप्टर क्या होता है बेटा, पढ़ेंगे। ये बेटा मेरा ये ज़्यादा कोई हॉबी नहीं है ये सब चीज़ें दिखाने की, लेकिन मैं एक स्टार्टिंग के लिए एक कैरेक्टर मैंने लिया है। आपको पता ही होगा, ये कई साल सरकारी मेहमान बनने के बाद, जब जेल से रिहा हुए उसके बाद की बात, ऐसी जस्ट फॉर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये एक फिल्म स्टार जो सरकारी मेहमान बनकर फिर बाहर आए, अब इनको लगा कि अब बाहर तो आए, फिल्में तो मिलेगी नहीं अभी, तो क्या करा जाए, बिजनेस शुरू किया जाए। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा कि भाई मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है। और कौन सा बिजनेस, भाई संजय दत्त है, कौन सा बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि लीकर के बिजनेस में बहुत ग्लैमर है। आप जानते होंगे बेटा लीकर के बिजनेस में ग्लैमर की बात तो आप जानते होंगे। विजय माल्या, उसका बेटा सिद्धार्थ माल्या की कौन फ्रेंड थी वो जानते हैं आप। तो बेटा उनकी लाइफस्टाइल बड़ी से सब लोग जानते हैं। तो बेटा लीकर का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया। अब बेटा लीकर का बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले फैक्ट्री जमीन खरीदो, फिर वहां मशीनें लगवाओ, परमिशन लो। लीकर ऐसा थोड़ा है क्या कि भाई घर में लीकर बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ आदिवासी जो होते हैं ना बेटा,
उनको महुआ से लिकर बनाने की फ्रीडम है, बाकी किसी को भी घर में लिकर बनाने की परमिशन नहीं है। विश्वास नहीं हो तो एक बार बना के देख लेना, फिर क्या होता है जरा समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये लीकर का बिजनेस स्टार्ट करना मतलब जमीन खरीदना, मशीनें लगाना, फिर लाइसेंस लेना, जो लाइसेंस इजीली मिलता नहीं है, इट विल टेक अराउंड 1 to 2 ईयर। तो सोचा फिर भी ठीक है, 2 साल लगेंगे तो लगेंगे, बिजनेस स्टार्ट तो करें। तो बेटा उन्होंने अपने दोस्त से बात करी, ये इनका फ्रेंड आया मिलने के लिए। ये फ्रेंड क्या बोलता है, ये फ्रेंड बोलता है कि विजय माल्या अपनी कंपनी जिसमें लिकर बनती है, क्वीन, नाम तो आपको पता है बेटा, मैंने नाम बदल दिया, क्वीन फिशर नाम की एक कंपनी है जो ये लिकर प्रोड्यूस करती है, लिकर बनाती है। आप बजाय जमीन खरीदो, मशीन खरीदो, लाइसेंस लो, स्टाफ अपॉइंट करो, फिर मार्केट डेवलप करो, ब्रांड डेवलप करो, फिर सेल करो, 2.5 साल 3 साल लगेंगे, क्यों ना एक रनिंग बिजनेस है जहां प्लांट है, मशीन है, वर्कर है, प्रोडक्शन है, ब्रांड है, सेल है, लाइसेंस है, क्यों ना आप बस आज वहां खरीद लो उसको और बस कल से बैठना शुरू करो और आपका प्लांट शुरू हो गया, आपका बिजनेस शुरू हो गया। तो एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप क्यों ना इस रनिंग बिजनेस को खरीद लो। ठीक है, अब यहां पर इनकी बातचीत हुई विजय माल्या से, जो अपना बिजनेस बेचना चाहते थे। ये डील हुई, इनकी डील हो गई बेटा। वो उधर विजय माल्या को अपना बिजनेस बेच के जल्दी भागना था फॉरेन, लंदन। तो बेटा उन्होंने क्या किया, जल्दी उनको निकलना था इंडिया से, तो उन्होंने अपना बिजनेस बेचने की जल्दबाजी दिखाई। और अब मिस्टर संजय दत्त या जो भी एक फिल्म स्टार है, बेटा आपको पता है ना, बिजनेस किसी न किसी एंटिटी में चलता है, पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरी कंपनी में। तो ये फिल्म स्टार अपना बिजनेस किसी कॉर्पोरेट में, कंपनी में चलाना चाहते हैं, कोई कंपनी बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली कंपनी में ही चलते हैं इतने बड़े बड़े बिजनेस, प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप में तो कम ही होते हैं। तो ये कंपनी में बिजनेस चलाना चाहते हैं। और कंपनी अभी कहाँ, अभी तो सोचा ही था, अभी तो सोचा था बिजनेस खरीदना है, और ये डील सामने आ गई। और 1 मई 1 मई को ये डील हो गई, 1 मई 2020 को ये डील हो गई। अभी कंपनी के पते नहीं, अभी प्रोप्राइटरी बिजनेस बनाया नहीं, पार्टनरशिप है नहीं, और इनकी डील हो गई। इन्होंने बिजनेस 1 मई से खरीद लिया। 1 मई से बिजनेस अब विजय माल्या का नहीं रहा, बल्कि इस फिल्म स्टार का हो गया। तो बिजनेस ऑपरेशन 1 मई से फिल्म स्टार के हैंड में आ गए। पेमेंट तो आपको जानते हैं, पेमेंट कोई सेम डे तो होता नहीं है, डील हुई है। और 1 मई से विजय माल्या अपनी बिजनेस की सीट छोड़कर निकल गए और सीट पर फिल्म स्टार आ गए। 1 मई डेट है, डेट ऑफ बिजनेस परचेज। लेकिन अच्छा, विजय माल्या कहां चले गए, लंदन, जहां उन्हें जाना था। अब बेटा बिजनेस 1 मई से फिल्म स्टार के हाथ में आ गया। अब मई से बिजनेस तो आ गया, अब सेल किसकी, मिस्टर फिल्म स्टार की। प्रोडक्शन किसका, प्रोडक्शन, सेल, प्रॉफिट, लॉस सब किसका, इस फिल्म स्टार का। तो बेटा 1 मई से बिजनेस बिलोंग्स टू, बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस लॉसेस बिलोंग्स टू दिस फिल्म स्टार। ठीक है बेटा। अब इन्होंने एक कंपनी बनाई, क्योंकि बेटा कंपनी में ही बिजनेस चलेगा, तो इन्होंने कंपनी, लेकिन बनाने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि कंपनी आज की आज बन गई। नेम अप्रूवल जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट कई सारे फाइल करने पड़ते हैं, तब जाके कंपनी बनती है। इट विल टेक 15-20 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ। तो इन्होंने कंपनी बनाई 1 अगस्त को। तो ये बिजनेस जो खरीदा मिस्टर फिल्म स्टार ने, वो खरीद लिया 1 मई को। बट ये बिजनेस किसका माना जाएगा, कंपनी का। कंपनी के लिए बिजनेस खरीदा, बट कंपनी उस दिन थी नहीं, इसलिए उन्होंने बिजनेस खुद चलाया एज ए। अब मिस्टर फिल्म स्टार क्या है, प्रमोटर, कंपनी के प्रमोटर, प्रवर्तक। और यही क्या थे, जिन्होंने बिजनेस खरीदा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो बिजनेस जो खरीदा है फिल्म स्टार ने, वो खुद के लिए नहीं, कंपनी के लिए। और उस कंपनी के लिए बिजनेस खरीदा जो 1 मई को एग्जिस्टेंस में नहीं थी। 1 मई को कंपनी नहीं थी, वो 1 अगस्त को। ओ 1 अगस्त तो मेरा बर्थडे है, तो मैंने जानबूझ के डेट रखी ताकि आपको मेरा बर्थडे याद रहे। बेटा 1 अगस्त को कंपनी बना ली गई। मई, जून, जुलाई, 3 महीने कंपनी चलती, बिजनेस चलता रहा विदाउट कंपनी। मिस्टर फिल्म स्टार कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस चलाते रहे। मिस्टर फिल्म स्टार हो गए प्रमोटर। तो मई, जून, जुलाई, ये हो गया कंपनी बनने के पहले का टाइम। ये 3 मंथ क्या हो गए,
कंपनी का फॉर्मेशन के पहले का टाइम, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पहले का टाइम, कंपनी की जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त उसके पहले का टाइम, दैट इज कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम। 1 अगस्त को कंपनी फॉर्म हुई, इनकॉर्पोरेट हुई, गठन हुआ कंपनी का, इस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। तो ये मई जून जुलाई क्या हो गया, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, पेमेंट वेमेंट तो खैर अगस्त वगस्त में हो गया, पेमेंट अलग बात है, उसका कोई संबंध नहीं, पेमेंट तो उनकी डील जो भी हुई, ये पेमेंट उन्होंने कर दिया 31 अगस्त को। कंपनी बनने के बाद उन्होंने फंड्स रेस किए होंगे, कंपनी में फंड इंट्रोड्यूस किए होंगे, और फिर फंड जो आए शेयर होल्डर से उससे उनको बिजनेस का पेमेंट कर दिया, वो खैर अलग डेट है। अब डेटा, अब यहाँ पर देखिए बेटा, डेट ऑफ बिजनेस परचेज इज 1 मई, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त, मई जून जुलाई 3 मंथ क्या हो गया, प्री इनकॉर्पोरेशन। अब अगस्त से कंपनी बन गई और ये बिजनेस कंपनी में चलने लगा, अंडर कॉर्पोरेट एंटिटी ये बिजनेस चलने लगा। तो बेटा बिजनेस एक 1 मई को भी कंपनी का ही था, फिल्म स्टार का नहीं था, क्योंकि पेमेंट किसने किया, सारी शेयरहोल्डर ने मिलकर। मिस्टर फिल्म स्टार तो सिर्फ एक प्रमोटर की तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने बिजनेस खरीदने का काम किया है, लेकिन सारे फंड उनके थोड़ा है, कंपनी के फंड है वो तो बेटा 1 मई जून जुलाई ये 3 महीने भी जो प्रॉफिट हुए वो कंपनी के ही है, लेकिन कंपनी ने अर्न नहीं किए क्योंकि कंपनी उस वक्त नहीं थी। हाँ, अब 1 अगस्त को कंपनी बन गई, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मार्च ईयर एंडिंग होता है। अब कंपनी का एंडिंग मार्च ही होता है, दिसंबर वगैरह नहीं होता, पहले होता था दिसंबर वगैरह, अब होता है 31 मार्च कंपनी का ईयर एंडिंग। कंपनीज एक्ट में फिक्स कर दिया गया 31 मार्च, अप्रैल टू मार्च उनका अकाउंटिंग ईयर होता है। बेटा हमारे हिंदुस्तान में अकाउंटिंग ईयर कुछ भी हुआ करता था, वो लोग दिवाली टू दिवाली रखते थे, है ना, और जनवरी टू दिसंबर रखते थे, अप्रैल टू मार्च रखते थे। बेटा जनवरी टू दिसंबर मतलब कैलेंडर ईयर, अप्रैल टू मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर, लेकिन अब कंपनी में सिर्फ एक ही ईयर अलाउड है और वो है फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल टू मार्च। तो कंपनी का एंडिंग क्या आएगा, मार्च। तो बेटा कंपनी का एंडिंग आया 31 मार्च। अब बेटा ये 3 महीने मई जून जुलाई ये हुए प्री इनकॉर्पोरेशन, और अगस्त से लेके मार्च ये हुआ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये हुआ 3 मंथ प्री इनकॉर्पोरेशन, और ये रिमेनिंग मंथ 8 मंथ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो बेटा ये तो मैंने आपको मीनिंग समझाया, एक कंपनी बनने के पहले का पीरियड, एक कंपनी बनने, बेटा ये जो टाइम है ना 3 मंथ, ये क्या है, कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के लिए बिजनेस खरीद लिया गया लेकिन कंपनी नहीं थी, और बाकी है कंपनी बनने के बाद का। बेटा ये 3 महीने का प्रॉफिट भी फिल्म स्टार का नहीं है अल्टीमेटली। तो परचेस कंसिडरेशन यानी प्राइस है बिजनेस की, मान लो ये बिजनेस था 2000 करोड़ का, तो क्या 2000 करोड़ मिस्टर फिल्म स्टार ने दिए, नो नो, 2000 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ दिए थे फिल्म स्टार ने, बाकी सारा अमाउंट तो कंपनी बनाने के बाद पब्लिक इशू लाकर फंड रेस करके पे किया गया। बेटा मैं बताना चाहता हूं ये 2000 करोड़ का जो बिजनेस है, 2000 करोड़ में जो बिजनेस खरीदा कंपनी ने, और दिक्कत यह है कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस खरीद लिया था प्रमोटर ने, और प्रमोटर ने ही बिजनेस चलाया। कंपनी में मैनेजर्स होंगे, कंपनी में एम्प्लॉइज बहुत सारे होंगे, सब बिजनेस चला ही रहे, लेकिन ओवरऑल सुपरविजन किसका था, फिल्म स्टार का। यस, उस कंपनी के लिए जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। यस, तो 3 मंथ का प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को, ये फिल्म स्टार का नहीं है, वो तो सिर्फ बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने कंपनी बनाने में मदद की, प्रमोटर है कंपनी के वो, लेकिन बिजनेस कंपनी का, प्रॉफिट कंपनी के, लेकिन उस कंपनी के जो एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो ये प्रॉफिट कहा जाएगा, यहाँ का प्रॉफिट कहा जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और कंपनी बनने के बाद का प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये हमारा चैप्टर का है इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो अब हम आते हैं आगे। ठीक है बेटा, ये आप थोड़ा लिखना चाहेंगे क्योंकि बच्चों को लिखने का तो शौक होता है कि सर थोड़ा लिखवा भी दो। ठीक है बेटा, ये प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आपको कुछ लिखना है तो आप ये लिख लीजिए। व्हेन ए रनिंग बिजनेस इज टेकन ओवर बाय प्रमोटर ऑफ कंपनी एज at a date prior to incorporation of company, the amount of profit or loss of such business for the period, ये बेटा नोट कर लें आप।
बड़ा कर देंगे, ठीक है ना, चल रहा है ना, ठीक है। हाँ बेटा, आप लोग नोट करते रहिए, तब तक मैं जो क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं उनको देख लेता हूँ। बेटा वो फिल्म स्टार 3 महीने की सैलरी बिल्कुल एज ए प्रमोटर, उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर, बिल्कुल क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसने बिजनेस चलाया है कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बेटा लेकिन एक चीज़ और है, ये जो आप पूछ रहे हैं मैं जवाब तो दे रहा हूँ कि हाँ क्लेम कर सकता है रेम्यूनरेशन, एज ए प्रमोटर वो रेम्यूनरेशन क्लेम करता ही है, उसको मिलता भी है रेम्यूनरेशन एज ए प्रमोटर। लेकिन वैसे ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये कंपनी लॉ से रिलेटेड ज़्यादा है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ यस। बेटा थ्योरी क्वेश्चन जनरली प्रैक्टिकल में थ्योरी क्वेश्चन कम आते हैं। बेटा एस है ना थ्योरी के लिए, तो वो प्रैक्टिकल में थ्योरी बहुत लिमिटेड, जैसे पार्टनरशिप है लिक्विडेशन, उसमें पूछ लिया एलएलपी क्या होता है ना, या गर्नर वर्सेस मरी की थ्योरी बता दो। बहुत कम, जो बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि थ्योरी आती है बहुत लिमिटेड, बहुत कम थ्योरी आती है, इनका फोकस प्रैक्टिकल पे ज़्यादा होता है। अगर सर ये कॉन्टेक्ट के टाइम भी पे कर देता है तो कॉन्टेक्ट के टाइम भी पे कैसे करेगा ना, 2000 करोड़, उसके बाद इतना फंड थोड़ा है वो कंपनी बनाकर। बेटा ठीक है कर सकता है, लेकिन फिर उसने कंपनी क्यों बनाई, वो प्रोप्राइटरी रखेगा ना फिर, तो यदि पूरा अमाउंट वो पे कर रहा है तो बेटा वो उस वक्त पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको 2000 करोड़ पे करना है, और है जेब में 10 करोड़ 20 करोड़ 30-50 करोड़, और 2000 करोड़ पे करना है, तो कंपनी बना के पे करेगा, इसलिए वो मान के चलो कंपनी में ऐसे ही होगा। सर अगर बिजनेस पहले से ही, वो मैं बताऊंगा बेटा, बिजनेस पहले से कर रहा हो मैं बताऊंगा, वो पार्टनरशिप में एग्जांपल लूंगा। यार न्यू कंपनी फॉर्म करने तक भी सेम अकाउंटिंग होती है, मैं बताऊंगा बेटा, हाँ ये सब आपको भी आएगा पॉइंट। हाँ बेटा फाउंडेशन आपका पूरा, आपको पता है कि उसमें थ्योरी ज़्यादा होती थी, और इंटरमीडिएट में अकाउंट्स में प्रैक्टिकल पर फोकस ज़्यादा है, बिल्कुल फोकस ज़्यादा रहेगा, थ्योरी बहुत कम आएगी, बहुत फाउंडेशन में थ्योरी बहुत आती थी। बिल्कुल बेटा रिकवरी मिलेगी ना आपको, क्यों नहीं मिलेगी रिकवरी। लास्ट स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है क्या, लास्ट लाइन रीड कर दीजिए, ठीक है बेटा। कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इज रेफर्ड टू एज ए प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉसेस, सच प्रॉफिट और लॉसेस दो बिलोंग्स टू कंपनी, यस इनकम्प्लीट लगता है, ठीक है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ बेटा। व्हेन ए रनिंग बिजनेस इज टेकन ओवर बाय प्रमोटर ऑफ कंपनी एज एट ए डेट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ सच बिजनेस for the period prior to date of company came into existence is referred to as pre-incorporation profit loss. Such profit or loss though belongs to company, yes though belongs to company, but बस वो बात तो मुझे बतानी है बेटा, ये बातों को बतानी है, ये जो है बिलोंग्स टू कंपनी, बट ये प्रॉफिट जो है कंपनी को मिलेगा जरूर। बेटा मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, अभी आप ये लिख लिया मैंने, बताना बचा है इसके अंदर, ये कंपनी को, ये प्रॉफिट कंपनी को मिलता जरूर है, पर इट इज नॉट अर्न बाय कंपनी, बिलोंग्स टू कंपनी बट नॉट अर्न बाय कंपनी, लिख ले यहाँ पर, तो बिलोंग्स टू कंपनी बट, तो बिलोंग्स टू कंपनी बट नॉट अर्न बाय कंपनी। बेटा मेरी ये राइटिंग मेरी नहीं है, मेरी राइटिंग तो आपको थोड़ी सी आर्टिस्टिक है,
इसलिए आपको उसको पढ़ने के लिए अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा कि हम आर्ट के दीवाने हैं। तो मैं आपको अपनी राइटिंग का इंट्रोडक्शन दे दूं क्या? तो बिलोंग्स टू कंपनी बट नॉट अर्न बाय कंपनी। ये कंपनी प्रॉफिट को मिला जरूर है, पर कंपनी नहीं, बेटा कंपनी थी नहीं ना, कंपनी थी नहीं उस वक्त, ना कंपनी में शेयर होल्डर थे ना डायरेक्टर थे। वो तो फिल्म स्टार बिजनेस चला रहे थे, प्रोमोटर बिजनेस चला रहे थे। तो वो प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को, क्योंकि पेमेंट 2000 करोड़ कंपनी ने किया, लेकिन वो कंपनी द्वारा अर्न नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस था ही नहीं, बॉट नॉट, ठीक है, नॉट अर्न बाय कंपनी। अब बेटा यहाँ पर बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे, हाँ अभी तो बेटा ठीक है, ये आपको लिखने का काम तो अभी ठीक है, आप कर लेंगे। ठीक है बेटा, मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है, और भी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत। देखिए बेटा क्या होता है, मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल जो था फिल्म स्टार वाला, उसको हटाएं, वो एक फनी एग्जाम्पल था। अब हम आते हैं थोड़ा सीरियस मोड में। हटा दे फिल्म स्टार को, वो हमारे काम नहीं आने वाले, हमारे काम हम ही आने वाले। बेटा सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ दूसरा, जिस पर क्वेश्चन भी बने हुए होते हैं। बेटा ए और बी दो पार्टनर थे, पार्टनर के नाम हम ए और बी रखें तो बेहतर होगा, आप कहें तो कुछ नाम अच्छा रख लेते हैं। क्या रख लें? आप कहें तो आलिया भट्ट और रणवीर कपूर रख लेते हैं। दो पार्टनर थे, अब वो पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं। बेटा मैं अभी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन पे डाउट देख नहीं पाऊंगा, थोड़ी मुझे आदत बनानी पड़ेगी कि मैं इधर देख भी लूँ इधर पढ़ा भी लूँ। बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज मुझे प्लीज़ थोड़ा मौका दो सिर्फ बोलने का, ठीक है बेटा जी की। ओके, दिशा पाटनी, ओहो, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी, बेटा उसका नाम तो लो मत, मुझे बड़ा दुख होता है। क्या दुख होता है? कोई दुख नहीं होता बेटा, मेरी उम्र है, क्यों बताओ मेरी उम्र, छोड़ो बेटा, मुझसे ऐसी दिशा पाटनी और ये बातें मत किया करो, ये मेरी उम्र नहीं है फिल्म स्टार की बातें। मेरी उम्र है ध्यान, योग, अध्यात्म, और आप मुझसे ऐसी बातें करते हो दिशा पाटनी दिशा पाटनी। बेटा कुछ तो शर्म करो दीपिका, ए भगवान। बेटा सुनो, कोई दो पार्टनर है, अब बेटा वो दो पार्टनर है, उनका ये मैं नाम लेता हूँ ए एंड बी, कहाँ लिखूंगा लंबा चौड़ा नाम, ए और बी पार्टनर है। बेटा इन्होंने डिसाइड किया कि अरे अपने को तो अब एक्सपोर्ट करना है, इनकी फर्म का नाम इनके दादा के परदादा के नाम पे था, केसरीमल हिंदलाल। अब सोचा कि यार ये केसरीमल हिंदलाल जवाहरलाल एंड सन्स, जो नाम रखेंगे तो फॉरेन में कैसे नाम एक्सप्लेन करेंगे, क्यों ना अभी और कई बार बिजनेस करने के लिए लोन के लिए कई बार कंपनी होना जरूरी होता है, लोन लेना, बिजनेस करना, एक्सपोर्ट करना, लाइसेंस लेना। तो बेटा कंपनी में सोचा बिजनेस करें, अभी इनका है पार्टनरशिप फर्म, ए और बी पार्टनर है। सोचा डेट में वही लेता हूँ फर्स्ट में, या कोई डेट 1 जून कर लेता हूँ, 1 जून 2020 या 19 कर लेता हूँ, 20 कर लेते हैं, 1 जून 2020 इस दिन इन्होंने फर्म डिसॉल्व ही कर दी, फर्म क्लोज्ड, यार अब बिजनेस करेंगे कंपनी में, फर्म डिसॉल्व होगी। और ये बिजनेस किसको दे दिया उन्होंने? एक कंपनी को दे दिया। अरे कंपनी में कौन? यही ए और बी शेयर होल्डर, यही ए और बी डायरेक्टर। अब उन्होंने कंपनी, लेकिन कंपनी बनने में टाइम लग गया, 1 अगस्त 2020 में ये है डेट ऑफ, ये है, तो यहां पर ये था डेट ऑफ बिजनेस परचेज, डेट ऑफ बिजनेस परचेज, मतलब बेटा कंपनी जिसमें वो बिजनेस करना चाहते हैं वो बनी है 1 अगस्त को, ये है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कहा था बेटा मेरी राइटिंग आर्टिस्टिक है, अच्छे से भी बहुत अच्छी वाली है, समझने के लिए बेटा आपको लेवल अप करना पड़ेगा आपका। क्या करूँ, मेरी राइटिंग इतनी आर्टिस्टिक है तो मैं क्या करूँ इसमें, मुझे कोई मतलब इस पर अपना घमंड नहीं है कि मेरी राइटिंग इतनी आर्टिस्टिक क्यों है, इसी राइटिंग से मैंने सीए किया है।
तो बेटा, और मैंने बहुत अच्छे नंबर भी लाए थ्योरी में इसी राइटिंग से। जब आईसीआई के बंदे मेरी राइटिंग समझ सकते हैं तो आप क्यों नहीं समझ सकते हैं। तो बेटा, कंपनी बनी है 1 अगस्त को, और कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस कंपनी ने खरीद लिया था 1 जून को। 1 जून को उन्होंने फर्म डिसॉल्व कर दी और बिजनेस बेचने की डील कर ली। किससे? कंपनी के प्रमोटर। बेटा यहां पर भी ए एंड बी थे पार्टनर, ये थे यहां पर पार्टनर, और यही ए एंड बी बन गए यहां पर डायरेक्टर। हाँ, इस बीच बेटा वो प्रमोटर भी थे, ए एंड बी थे यहां पर प्रमोटर भी। बेटा ए और बी पार्टनर ने अपना बिजनेस बेचा किसको? ए और बी प्रमोटर को। किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी कब बनी? 1 अगस्त को। तो क्या हुआ? जून एंड जुलाई, ये 2 महीने क्या रहा? कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस किसने किया? ये जो 2 महीने हुए प्री इनकॉर्पोरेशन, और ये के बाद 31 मार्च 2021 ये हुआ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बेटा इनको क्या कंपनी, इनको सोचा था कंपनी तुरंत बन जाएगी। 1 जून को इन्होंने क्या किया? फर्म डिसॉल्व कर दी ताकि ये बिजनेस कंपनी को बेच दे, और कंपनी को बिजनेस बेचने की डील भी होगी। सोचा था कंपनी बना लेंगे सेम डे, लेकिन कंपनी बन पाई 1 अगस्त को। ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन कंपनी बनाने में टाइम लग गया। 1 अगस्त को कंपनी का बनने का सर्टिफिकेट मिला। तो ये 2 महीने क्या हो गए? 2 मंथ हो गए प्री इनकॉर्पोरेशन। और बेटा ये अगस्त टू मार्च जो भी हुए 8 मंथ जो भी होते हैं, ये हुए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बेटा मैं इधर देख नहीं पाता हूँ कि आपके डाउट क्या है, फिर भी एक दिन का मौका मुझे दो, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेटा ये है प्री और ये है पोस्ट। अब बेटा होता क्या है, यदि हम बात करें, यदि इन्होंने यहां की बुक्स अलग, यहां से बुक स्टार्ट की होती, जिस दिन बिजनेस कंपनी के बिहार पर खरीदा और जिस दिन कंपनी बनी, यहां तक की अलग बुक्स होती और यहां की बुक्स अलग होती। 2 महीने की बुक्स अलग, 8 महीने की बुक्स अलग। तो यहां की परचेज, यहां की सेल अलग होती, यहां के एक्सपेंस अलग होते। यहां की सेल, यहां की परचेज, यहां के एक्सपेंस। तो हम यहां पर निकाल लेते नेट प्रॉफिट, यहां भी निकाल लेते नेट प्रॉफिट। बेटा हम ये 2 महीने का नेट प्रॉफिट निकाल लेते अलग बुक से, और ये 8 महीने का प्रॉफिट निकालते अलग बुक से। तो ये प्रॉफिट है प्री इनकॉर्पोरेशन, ये प्रॉफिट है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये प्रॉफिट अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं? जब ये प्रॉफिट भी कंपनी का है, ये प्रॉफिट भी कंपनी का, ये प्रॉफिट भी कंपनी का। हाँ ये बात जरूर है, ये प्रॉफिट तब का है जब कंपनी को बिलोंग करता है, लेकिन कंपनी ने अर्न नहीं किया। और ये प्रॉफिट कंपनी बनने के बाद का, इट इज अर्न बाय कंपनी, बिलोंग्स टू कंपनी एज वेल एज अर्न बाय कंपनी। और ये बिलोंग्स टू कंपनी, रिसीव्ड टू कंपनी, कंपनी को प्राप्त हुआ है, लेकिन इट इज नॉट अर्न बाय कंपनी। तो क्या वजह है, क्या वजह है कि हम ये दोनों प्रॉफिट, जबकि कंपनी को बिलोंग करते हैं, दोनों प्रॉफिट कंपनी को मिलेंगे, फिर ये अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं? क्यों हमें ये प्रॉफिट अलग करना है? ये हमारा चैप्टर है प्री एंड पोस्ट। हमें यहां का प्रॉफिट अलग फाइंड आउट करना है और यहां का अलग करना है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में इसका ट्रीटमेंट अलग है और इसका ट्रीटमेंट डिफर है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है बेटा? अब देखिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट में दोनों का प्रॉफिट का ट्रीटमेंट डिफर है, अलग अलग है, तो हमें प्रॉफिट भी अलग अलग निकालने पड़ेंगे। और यही हमें सीखना है। सिंपल सा चैप्टर है, 2 P&L, यहां का P&L और नेट प्रॉफिट, यहां का P&L नेट प्रॉफिट, प्री पीरियड का नेट प्रॉफिट और पोस्ट का नेट प्रॉफिट अलग अलग निकालना ही इस चैप्टर का मेन पर्पस है। कैसे निकाला जाए वही तो हमें सीखना है। यदि इस कंपनी में अकाउंटेंट ने ये बुक्स अलग रखी होती और ये बुक्स अलग रखी होती, तो प्रॉफिट ऐसी, ये अलग टीबी, इसका अलग टीबी, इसका अलग P&L, इसका अलग P&L, तो हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता। ये चैप्टर हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अलग अलग P&L ऐसे निकल जाते सिंपल P&L बनाकर। लेकिन हुआ ये कि बुक्स यहां से यहां तक की सेम है। तो बेटा हमारे पास परचेज 10 मंथ की है, इसमें प्री भी है, सेल्स वो भी 10 मंथ, एक्सपेंसेस 10 मंथ,
अब हमें प्रॉफिट तो अलग अलग करना है, 2 मंथ का अलग, 8 मंथ का अलग। कैसे करें, यही इस चैप्टर का यही चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब बेटा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपके सामने आएगी, अभी तो बहुत इनिशियल लेवल पर हैं। ये चैप्टर का है इंट्रोडक्शन। हमें इसमें सीखना है हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ प्री पीरियड एंड प्रॉफिट ऑफ पोस्ट पीरियड। हिंदी में क्या बोलते हैं, समामलन के पहले, समामलन के बाद। ठीक है बेटा, तो ये हमारा मेन पर्पस है चैप्टर में। यस, अरे वाह क्या प्यारा बच्चा है हार्दिक। बेटा आप बोल रहे हैं एक प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, दूसरा रेवेन्यू नेचर का। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही है, आप तो मेरे भी गुरु निकल रहे हो, अरे वाह। हाँ बेटा, अब मैं बताने वाला हूँ, पर ठीक है आपने सही जज किया है बेटा। तो बेटा वो ये है कि हाँ बेटा आप ये तो जानते हो ना, डिविडेंड, डिविडेंड एक लैटिन वर्ड है, डिवाइड एट द एंड, डिवाइड एट द एंड, उसको मिलाकर ये लैटिन वर्ड है डिविडेंड। मतलब जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है वो अपने शेयरहोल्डर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनको बांटती है, उसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो कंपनीज एक्ट डिविडेंड देने के लिए इस प्री वाले प्रॉफिट को यूज नहीं करने देती। कंपनीज एक्ट ये अलाउ नहीं करता कि आप प्री वाले प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर होल्डर में बांटें, जबकि ये प्रॉफिट कंपनी को मिला है। ये प्रॉफिट कंपनी को मिला है, ये प्रॉफिट कंपनी को रिसीव हुआ है, कंपनी को बिलोंग करता है, कंपनी ने कमाया नहीं वो अलग बात है। प्रॉफिट भले कंपनी का है, लेकिन इस प्रॉफिट को आपने सही कहा, इट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज कैपिटल प्रॉफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट क्यों है, जो प्रॉफिट डिविजिबल नहीं होते वो कैपिटल नेचर के माने जाते हैं। जैसे कंपनी ने अपनी बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग ने 5 करोड़ की बिल्डिंग बेच दी, 8 करोड़ में 3 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट, तो बेटा ये तो कैपिटल प्रॉफिट हुआ ना। अब कंपनी ने अपनी 5 करोड़ की बिल्डिंग को 8 करोड़ में रिवैल्यू किया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इससे कैसे डिविडेंड बांट देंगे, इट इज नॉट अलाउड फॉर डिविडेंड। तो वो डिविडेंड के लिए अलाउड नहीं है, डिविडेंड के लिए वो अवेलेबल नहीं है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जैसा डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होता, ऐसे ये प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट भी डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होता। कंपनी इस प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं बांट सकती, और इससे डिविडेंड बांट सकती है। जब कंपनीज एक्ट में ट्रीटमेंट अलग अलग है, क्लियर कट, तो फिर हम ये प्रॉफिट तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, और ये प्रॉफिट निकालकर अलग अकाउंट में रखना होगा। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, इट इज नॉट डिविजिबल, और ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड है, इट इज डिविजिबल। इसलिए इसको हम कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं और इसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट मानते हैं। मैं ऊपर लिखा है बताऊंगा, ये हमारा है कैपिटल प्रॉफिट, ये हमारा है रेवेन्यू प्रॉफिट। इट इज प्रॉफिट रिसीव्ड टू कंपनी बट नॉट अर्न बाय कंपनी, एंड इट इज बोथ रिसीव्ड टू कंपनी एंड अर्न बाय कंपनी। बेटा कंपनी बनी यहां पर है। अब बेटा आपको मुश्किल से मिलेगा इस बारे में कहीं किताबों में कि ये प्रॉफिट डिविडेंड के लिए बांटा क्यों नहीं जा सकता, क्यों नहीं देते शेयर होल्डर को, जबकि प्रॉफिट कंपनी को मिला है तो कंपनी का, शेयर होल्डर भी कंपनी के। बेटा लेकिन शेयर होल्डर कब बने, शेयर होल्डर कब बने, इस डेट के बाद। कंपनी कब बनी, 1 अगस्त को। शेयर्स कब इशू हुए, कंपनी बनने के बाद। इनसे इन्वेस्टमेंट कब मिला, मनी कब मिली, कंपनी मिलने का। जब इनसे मनी इधर मिली है पोस्ट पीरियड में, तो इस पर इनको रिटर्न कैसे दे सकते हैं, यहाँ का इनका इन्वेस्टमेंट यहाँ है, 1 अगस्त के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको रिटर्न कब देंगे, डिविडेंड के रूप में रिटर्न देंगे 1 अगस्त के बाद वाले प्रॉफिट से। तो देयर वाज नो शेयर होल्डर इन प्री पीरियड, देयर वाज नो शेयर कैपिटल इन प्री पीरियड, देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट इन प्री पीरियड। जब इन्वेस्टमेंट नहीं, शेयर होल्डर नहीं, शेयर कैपिटल नहीं, तो उस पर रिटर्न कहां से आ जाएगा। इसलिए कंपनी एक्ट बोलता है ये प्रॉफिट के यूजेस हैं, लेकिन डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इट इज नॉट डिविजिबल एट ऑल, सो इट शुड बी सेट असाइड, इट शुड बी ट्रांसफर टू ए स्पेशल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। इस प्रॉफिट को भेजा जाता है कैपिटल रिजर्व में, और इस प्रॉफिट को P&L में बताऊंगा, मैं सब लिखवाऊंगा। तो बेटा इसलिए हमें दोनों प्रॉफिट को अलग अलग निकालना जरूरी होता है, और यही हमारा इस चैप्टर का आर्ट है कि हम किस तरह से प्रॉफिट को प्री पोस्ट में सेग्रीगेट करें। ठीक है बेटा।
तो अब जो आपको मैं लिखवा रहा था बेटा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट और यूजेस ऑफ प्री एंड ये प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस है तो क्या होगा वो भी मैंने लिखवा रखा है। वैसे ये आपको लिखना भी इतना जरूरी नहीं है, फिर भी जैसे आपको थोड़ा लिखने की इच्छा भी होती है सर, पढ़ने के साथ साथ लिखने की, तो जो ये प्रॉफिट है उसके यूजेस क्या क्या है, वो जो प्रॉफिट है प्री इनकॉर्पोरेशन जो मैंने बताया विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, उसके फिर यूजेस क्या क्या है वो आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए लिखें बेटा, नोट कर लें इसको, ट्रीटमेंट और यूजेस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉसेस। तब तक मैं आपके डाउट देख लेता हूँ, आप क्या बोल रहे हैं। प्री प्रॉफिट कैपिटल का है, यस बेटा बिल्कुल, क्योंकि तब कंपनी नहीं थी, बिल्कुल कंपनी नहीं थी, शेयर होल्डर नहीं थे, इन्वेस्टमेंट नहीं थे, इसलिए वो प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, यस बेटा। आप कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो और गुडविल से भी एडजस्ट कर सकते हो बेटा, ये लिखा भी है आगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको, वैसे सब पॉइंट आएंगे। वैसे हाँ, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, आपने कहीं पढ़ा होगा या आपका नॉलेज लेवल अच्छा है कि हम इस प्रॉफिट को, इस कैपिटल प्रॉफिट को जो डाला है कैपिटल में, कैपिटल लॉसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल लॉसेस सेट ऑफ करने के लिए, या गुडविल से भी सेट ऑफ बेटा, क्योंकि मैंने आपको अभी गुडविल के बारे में बताया नहीं है, गुडविल क्या होती है, उसको सेट ऑफ करना क्या होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अभी पब्लिकली बोलना ठीक नहीं होगा कि इट कैन बी सेट ऑफ, इट कैन बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ गुडविल, बस मैं अभी लिखवा रहा हूँ, बाकी सही कह रहे हैं आप। वो 2 महीने के लिए बेटा क्या होगा, कौन ऑनर होगा, कंपनी ही ऑनर होगी, लेकिन क्या होता है कंपनी अपने, बेटा देखिए एक चीज सुनिए, जैसे कंपनी तो बेटा बाद में बनती है और कंपनी बनने की कार्यवाही की एक्टिविटी पहले शुरू हो जाती है, प्रमोटर। फिर बेटा क्या होता है, कंपनी अपने बनाए जाने के बाद जस्ट आफ्टर फॉर्मेशन क्या करती है, जो जो एक्ट, जो जो एक्टिविटी, जो जो वर्क, जो जो काम, जो जो खर्चे हुए हैं बिफोर कंपनी फॉर्मेशन, उन सबको अपनी पहली मीटिंग में, जो उसकी पहली मीटिंग होती है उसमें उनको वो सारी एक्टिविटी को जो प्रमोटर ने कंपनी के बिहाफ पे किए हैं उसको कंपनी रेटिफाई कर देती है, रेटिफाई, रेक्टिफाई नहीं बोल रहा हूं, रेटिफाई मीन्स उनको अप्रूव कर देती है विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि जो पहले हुआ वो कंपनी ने स्वीकार कर लिया। तो कंपनी बनाने के खर्चे किसने किए, प्रमोटर ने, वो कंपनी मान ली थी भाई हमारे हैं। कंपनी बनने के पहले कोई स्टाफ अपॉइंट हुआ, कंपनी मान ली थी भाई ठीक है, हम मान लेते वो स्टाफ हमारा हो गया। तो कंपनी बनने के पहले जो डील हुई, वो डील को भी कंपनी क्या कर लेगी, अपनी पहली मीटिंग में एक्सेप्ट कर लेगी, रेटिफाई कर देगी विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब वो मान लेगी कि 1 मई से बिजनेस हमारा हो गया, 1 जून से बिजनेस हमारा हो गया, भले कंपनी बनी है 1 अगस्त को, लेकिन बिजनेस कंपनी का मान लिया जाएगा फ्रॉम 1 मई, वो 2 महीने भी कंपनी ही ऑनर मानी जाएगी। हाँ ये बात अलग है कि जीएसटी वगैरह में दिक्कत आएगी, उस वक्त प्रमोटर का नाम चलेगा, लेकिन लीगली कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर ऑल एक्टिविटी ऑफ द प्रमोटर। यस बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के आइटम में तो हम प्रॉफिट यूज कर सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन प्रमोटर का रेम्यूनरेशन ये तो इससे नहीं, वो तो बेटा अपने कंपनी अपने रेवेन्यू प्रॉफिट से देगी ना, और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा मैं बताऊंगा आपको, वो आएगा, लेकिन इससे नहीं देंगे वो। हाँ यस, आप सही बेटा बोल रहे हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट लाइफ में एक ही बार होगा, वो भी कब, जब कंपनी बनने के पहले बिजनेस खरीद लिया गया हो, सिर्फ तब, और वो भी एक बार। हाँ यदि कंपनी बनने के बाद प्लांट खरीदा गया, फिर बिजनेस खरीदा गया, तो वो तो ये सिचुएशन आएगी ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिर्फ वन टाइम होगा। सेकंड पॉइंट, बेटा जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को भी कंपनी एक्सेप्ट करेगी, प्री कंपनी बनने के पहले की सारी कॉस्ट कंपनी प्रमोटर को रीइंबर्स करेगी, जो जो खर्चे किए प्रमोटर ने ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, वो सब उसको आफ्टर मीटिंग रीइंबर्स किए जाएंगे। हो गया बेटा, ये सब मैंने लिख दिया है, आपको समझाऊंगा, मैं सारी बातें समझाऊंगा। इसमें वैसे मेन तो हमारा पर्पस क्या है, प्रॉफिट को प्री पोस्ट में अलग अलग कैसे करना, लेकिन नॉलेज के लिए हम जरूर लिख के रख लें कि इसका यूजेस क्या क्या है।
बेटा कैपिटल प्रॉफिट से रेम्यूनरेशन जो दे सकते हैं, बेटा मैं आपको बताऊं, जो प्रमोटर को रेम्यूनरेशन दिया जाता है डेफिनेटली वो प्री प्रॉफिट से दे सकते हैं रेम्यूनरेशन वर्क करने का। बेटा दो तरह के होते हैं, एक तो वर्क कर रहा है कंपनी चलाने के लिए, एक वो, और एक जो कंपनी बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहा है वो। बेटा कंपनी चलाने के लिए जो काम कर रहा है वो रेम्यूनरेशन तो एक लाइक मैनेजर हो गया, उसको वो तो दे सकते हैं प्री प्रॉफिट से, लेकिन जो उसको देते हैं रेम्यूनरेशन एज ए प्रमोटर, कंपनी प्रमोट करने के लिए जो काम कर रहा है उसके लिए जो देते हैं रेम्यूनरेशन, वो गुडविल में डेबिट होता है। वो गुडविल में डेबिट किया जाता है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन क्यों कैसे सब बताऊंगा बेटा मैं। बेटा पीडीएफ शेयर कर देंगे आपको, एक मिनट सेकंड पॉइंट दिखाई दूं क्या, बीच में स्पेस शायद रह गया, गुडविल। बेटा वो प्रमोटर ईद के एक को, तो वो सारा बर्डन प्रमोटर पे आएगा, फिर प्रमोटर जाने और वो बिजनेस बेचने वाला जाने। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ प्रमोटर ओनली। क्यों बेटा बंगाल से, क्योंकि मैं फिश खा रहा हूँ क्या? नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि बंगाल से हूँ? हाँ मेरे बाल जरूर काले हैं इस उम्र में, मैं बड़ा डाई नहीं करता हूँ। चाहो तो जब आप फिजिकल फेस टू फेस आओगे ना तो मेरे बाल चेक कर लेना, मैंने अभी तक डाई स्टार्ट नहीं की है। ऊपर वाले की कृपा से मेरे बाल गिनती के सफ़ेद हुए हैं बेटा। एक्सेंट बंगाली लग रहा है, ओके 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 ओके, मैं सोच रहा मेरी तारीफ कर रहे हो कि मेरे बाल काले क्यों हैं। बेटा हर चीज़ में कुछ नया होना चाहिए ना, इसलिए। ओके 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 बेटा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अरे किसने कहा इतने भी, क्या मैं तो बिल्कुल ओल्ड नहीं हूँ बेटा, कैसी बात करते हो, इतने भी नहीं, मैं तो ओल्ड ही नहीं हूँ, मैं तो 22 साल का हूँ बेटा अभी। व्हाट इज देयर आफ्टर सेट ऑफ अगेंस्ट पोस्ट, ये बेटा क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है। हाँ बेटा, और क्लियर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मेरा नंबर नोट करा दूँ, लो मेरा नंबर लो। मेरा नंबर लो, नोट करो बेटा। 9981011101। आई होप आपको ये तो दिख ही गया होगा मैंने क्या लिखा है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे डाउट पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लेकिन व्हाट्सएप बेटा, व्हाट्सएप पे मैं हमेशा टच में रहता हूँ। ठीक है बेटा, आज का टाइम मेरा कंप्लीट हुआ और हम कल फिर से मिलेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज तो जस्ट चैप्टर क्या है उसको हमने समझा है, कल से हम चैप्टर को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। फेस टू फेस तो बेटा आपसे मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे। और मुझे बहुत दिनों बाद मैं स्टूडेंट के कांटेक्ट में आया हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि पढ़ाने के अलावा और इससे अच्छा मुझे इंटरेस्ट किसी में नहीं आता। जो आपके साथ जब मैं क्लास में होता हूँ वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है, और वही टाइम मैंने 1 घंटा आज आपके साथ बिताया है और मुझे अच्छा लगा है। थैंक यू बेटा, बाय बाय, कल मिलेंगे।